हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था बाइनरी फिशन और स्पोरुलेशन के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉन्जुगेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर से आपको कॉन्जुगेशन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हमने समझे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स की कोई फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है, वो हमने पढ़ा था। उसके दोनों टाइप्स बाइनरी फिशन और स्पोरुलेशन को हमने अच्छे से समझ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन मेथड्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स के द्वारा, और वे गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर के वे जाइगोट बनाते हैं और उससे एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से एक नए इंडिविजुअल को ओरिजिनेट करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए एक छोटी सी इमेज ड्रॉ करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो इंडिविजुअल्स होने जरूरी हैं, यानी एक इंडिविजुअल होता है मेल और दूसरा इंडिविजुअल होता है फीमेल। तो यहाँ पर हमने मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स को ड्रॉ कर दिया है। नंबर 1 और नंबर 2 ये इमेज जो आप देख रहे हैं, नंबर 1 पर है एक मेल इंडिविजुअल और नंबर 2 पर है एक फीमेल इंडिविजुअल। जो मेल इंडिविजुअल होता है वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल इंडिविजुअल होती है एक, ये फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हमने लिए ये ह्यूमंस के एग्जाम्पल्स लिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जो मेल इंडिविजुअल्स है इसने स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया है और जो फीमेल इंडिविजुअल है इसने एग को प्रोड्यूस किया है। अभी मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है और इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये जो जाइगोट होता है ये फीमेल की बॉडी के अंदर एक नए इंडिविजुअल की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। इस तरह से नई प्रोजेनी डेवलप हो जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेल जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और जो फीमेल इंडिविजुअल है वो फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह से आपने समझ लिया है कि एक बेसिक प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास अकेली एक ही सेल है। तो जब इसके पास एक ही सेल है तो इसके अंदर हम मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल कहाँ से लाएंगे, और जब इसके अंदर मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल नहीं होंगे तो हम इसको कैसे बताएंगे कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको पहले आपको समझना होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, जबकि अपने आप में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल की तो बात ही बाद में होगी, तो ये हमें पहले समझना होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाएं तो यहाँ पर आपने देखा है कि मेल इंडिविजुअल है ह्यूमंस का और एक ये फीमेल इंडिविजुअल है ह्यूमन की। तो जो मेल इंडिविजुअल, जो मेल गैमीट है, इसके अंदर यहाँ पर डीएनए है स्पर्म के अंदर और इसी तरह से डीएनए है एग के अंदर, और इन दोनों के जो डीएनए है इनका फ्यूजन होता है और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उसमें मेल इंडिविजुअल अपना डीएनए ट्रांसफर कर रहा है और फीमेल इंडिविजुअल अपना डीएनए ट्रांसफर कर रही है, और दोनों के जो डीएनए है उनका फ्यूजन हो रहा है और उनके फ्यूजन से जाइगोट डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल का हो रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए होता है, मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल्स दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। तो यही प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। बैक्टीरिया की कुछ सेल्स अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि मेल एंड फीमेल जो ह्यूमंस के थे वहां पर भी
जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर हो रहा था उसकी वजह से हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। अब इसी वजह से, क्योंकि जो बेसिक मैकेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है और डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, इसी तरह से डीएनए का ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के अंदर 3 मैकेनिज्म्स की हेल्प से, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इन तीनों के तीनों प्रोसेस को इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डीएनए ट्रांसफर हुआ है, दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों मेल एंड जो फीमेल है, उनका जो डीएनए आपस में कंबाइन हो जाता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है। इसी तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होगा वो बैक्टीरिया के अंदर भी होगा। यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जो मेथड्स हैं वो है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बैक्टीरिया में बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को। एक सेल दूसरी सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देती है। जो सेल अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रही होती है उसको डोनर सेल या मेल सेल कहते हैं, और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जा रहा है उसको रेसिपिएंट सेल या फीमेल सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर यूनिसेल्युलर ही बैक्टीरिया होता है। अब इसके अंदर मेल एंड फीमेल का डिस्टिंक्शन कैसे किया जाए, तो इसका डिस्टिंक्शन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ये तरीका यूज किया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया की सेल अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रही है उसको हम कहेंगे मेल सेल, और जो बैक्टीरिया की सेल जेनेटिक मटेरियल को ले रही है उसको हम कहेंगे फीमेल सेल। ट्रांसफर करने वाली सेल को डोनर सेल और डीएनए लेने वाली सेल को रेसिपिएंट सेल भी कहा जाता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उसका क्या प्रोसेस है ये आपने समझ लिया है। जो रिप्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको हम 2 टाइप से स्टडी करते हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफर एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अभी जो आपने एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का लिया उसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पर एक मेल इंडिविजुअल है, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो आप ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं ये वर्टिकल हो रहा है। जिस तरह से आप एक वर्टिकल लाइन डाल दे तो वर्टिकल लाइन इस तरह की होती है, इसी तरह से यहाँ पर वर्टिकली जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि डीएनए के साथ साथ जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं और उनका जो ट्रांसफर का मेथड है वो वर्टिकल है। इसी वजह से जो यूकैरियोट्स के अंदर जीन ट्रांसफर होता है उसको वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देख रहे हैं ये जीन ट्रांसफर का वर्टिकल मेथड है। वर्टिकल मेथड के अंदर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं यानी कि जो मेल एंड फीमेल का डीएनए ट्रांसफर होकर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आता है, वहां पर दोनों के दोनों डीएनए होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन करने का जो यहाँ पर मेथड होता है वो क्रॉसिंग ओवर होता है और गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट्स के फ्यूजन से और उनके क्रॉसिंग ओवर से यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो ट्रांसफर है जीन्स का जो मेल एंड फीमेल से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वर्टिकली हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ये होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन जो जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का एक सेल से दूसरी सेल में होता है, वहां पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में हो रहा था, यहाँ पर एक मैच्योर सेल दूसरी मैच्योर सेल के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रही है। यानी कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है यहाँ पर और एक ये दूसरी बैक्टीरिया की सेल है। ये जो सेल है ये डोनर या मेल सेल है, इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, और जो ये दूसरे वाली सेल है ये रेसिपिएंट सेल है, इसको मैंने माइनस लिख दिया है। अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसको ट्रांसफर कर रहा है। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको इंडिकेट करके समझ सकते हैं। इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है यानी जो डीएनए जा रहा है उसके अंदर जो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहा जाता है। इस मेथड को हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या लेटरल जीन ट्रांसफर भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जो जीन ट्रांसफर होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के होने के बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया की सेल का जो डीएनए है यानी इस मेल बैक्टीरिया की सेल का जो डीएनए है ये फीमेल बैक्टीरिया की सेल की डीएनए के साथ कंबाइन कर जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिनमें पहला है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है ट्रांसडक्शन।
आज के वीडियो लेक्चर में हम इनमें से एक कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने इतना समझ लिया है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स या नॉर्मल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जीन ट्रांसफर होता है वो वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है और बैक्टीरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड कॉन्जुगेशन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ना। कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और ये जो ट्रांसफर होता है डीएनए का, ये एक प्लाज्मिड के थ्रू होता है। तो प्लाज्मिड की हेल्प से यहाँ पर डीएनए ट्रांसफर हो जाता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में। जिस प्रोसेस में डीएनए का ट्रांसफर प्लाज्मिड की हेल्प से होता है उस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। यहाँ पर ये प्लाज्मिड की प्रेजेंस होना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस भी कुछ कुछ इसी तरह के होंगे। उनमें क्या अंतर है वो आपको याद रखने के लिए कॉन्जुगेशन को अच्छे से समझ लेना होगा। सबसे पहले आपको कॉन्जुगेशन में ये समझना होगा कि कॉन्जुगेशन के अंदर एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल में जा रहा है। फिर आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये करा रहा है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिड एक बहुत ही छोटा सा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। ये रेप्लिकेशन के लिए बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये होस्ट क्रोमोसोम से। कॉन्जुगेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया था लीडरबर्ग एंड टोटम ने। ये इन्होंने डिस्कवर किया था इकोलाई में, ये बात आपको याद रखनी है। अब इकोलाई में उन्होंने देखा कि इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं, यानी इकोलाई बैक्टीरिया 2 अलग अलग टाइप्स में मिलता है। कुछ इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है और कुछ इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है। जिस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है उसको उन्होंने कहा फर्टाइल सेल, और जिस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है उसको उन्होंने कहा इनफर्टाइल सेल। तो जो फर्टाइल सेल है उसके अंदर फर्टिलिटी प्रोवाइड कराने वाला जो फैक्टर है वो है प्लाज्मिड, इसलिए उन्होंने उस पार्टिकुलर सेल को F पॉजिटिव सेल, मेल सेल या डोनर सेल भी कहा, क्योंकि जिस सेल के पास प्लाज्मिड है वही अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगी। तो कॉन्जुगेशन का जो मेथड है हम वो समझते हैं, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया की सेल लेते हैं। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया की सेल के पास इसका अपना ये क्रोमोसोम है, यानी डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल। दूसरी बैक्टीरिया की सेल है, ये दोनों इकोलाई बैक्टीरिया हैं, दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल है। ये है बैक्टीरिया की सेल A एंड दिस वन इज B। जो बैक्टीरिया की सेल A है इसके पास एक और डीएनए का स्ट्रैंड है सर्कुलर, जिसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। बैक्टीरिया की सेल जो B है इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। ये डिस्कवरी की थी लीडरबर्ग एंड टोटम ने, और उन्होंने जिस बैक्टीरिया की सेल के पास प्लाज्मिड है उसको कहा F पॉजिटिव और जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको कहा F नेगेटिव। यानी कि ये सेल जो है ये फर्टाइल है, क्योंकि इसी से जो जेनेटिक मटेरियल है दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर होना है। इसी वजह से इस सेल को इन्होंने मेल या डोनर सेल भी कहा। और दूसरी सेल यानी कि जो B वाली सेल है इसको उन्होंने फीमेल या रेसिपिएंट सेल भी कहा। तो इस तरह से 2 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के, इकोलाई बैक्टीरिया के लीडरबर्ग एंड टोटम ने देखे। अब उन्होंने ये बताया कि जो बैक्टीरिया का फर्टाइल वाला स्ट्रेन होता है उसके अंदर जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड कंट्रोल करता है फर्टाइलिटी को, और इसके अलावा ये कंट्रोल करता है सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन को। यानी इसके पास कुछ जीन्स होते हैं जो सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा ये कि यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये यहाँ पर एक सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन करा देगा फर्टाइल सेल के अंदर। इसके बाद में इसका जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने का इसका जो मेथड होता है वो रोलिंग सर्किल मेथड होता है। रोलिंग सर्किल मेथड ऑफ रेप्लिकेशन हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगला स्टेप इसने क्या लिया। पहला स्टेप यहाँ पर इस बैक्टीरिया की सेल जो कि फर्टाइल है इसने ये लिया कि इसका जो प्लाज्मिड है, क्योंकि ये पाइलस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, तो इसने यहाँ पर एक सेक्स पाइलस को प्रोड्यूस किया। ये जो सेक्स पाइलस है ये हेल्प करेगा दूसरी बैक्टीरिया की सेल से कांटेक्ट बनाने में। इसके बाद में यहाँ पर इसका जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो है रोलिंग सर्किल मैकेनिज्म, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये रेप्लिकेट करके एक अपनी और कॉपी प्रिपेयर कर लेता है।
इस तरह से प्लाज्मिड की 2 कॉपी हो जाती हैं और प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर लेता है। अब रेप्लिकेशन करने के बाद में ये जो बैक्टीरिया की सेल है ये दूसरी बैक्टीरिया की सेल के कांटेक्ट में आ जाती है और दोनों सेल्स सेक्स पाइलस की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ जाती है। जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इसने सिंथेसाइज किया था ये दूसरी बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर कर देता है यहां पर। अब इसके पास ऑलरेडी पहले से अपना एक, क्योंकि इसने 2 कॉपी बना दी थी तो एक कॉपी F पॉजिटिव सेल के पास रह जाती है और प्लाज्मिड की दूसरी कॉपी F नेगेटिव सेल के पास चली जाती है। अब इस सेल के पास एक कॉपी चली जाती है और इसके पास इसका अपना क्रोमोसोमल डीएनए पहले से ही था, दोनों सेल के पास है क्रोमोसोमल डीएनए। तो इस तरह से दूसरी सेल भी F पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि इसके पास भी अब प्लाज्मिड आ गया है और ये F पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड इसीलिए कहा गया कि क्योंकि इसके अंदर डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है एक मैच्योर बैक्टीरिया सेल से दूसरी मैच्योर बैक्टीरियल सेल के तरफ। यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है इसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, एक मैच्योर सेल दूसरी मैच्योर सेल को जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करा रही है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल है हमारे पास जिसको कहा है F पॉजिटिव सेल क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है। दूसरी बैक्टीरिया के साथ पास प्लाज्मिड नहीं है, इसको कहा गया F नेगेटिव सेल। यहाँ पर जो प्लाज्मिड है इसने सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन की और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना दी। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इसने अपना जो रेप्लिकेटेड डीएनए है वो भेज दिया। रेप्लिकेटेड डीएनए जाने के बाद में ये सेल भी F पॉजिटिव सेल बन गई क्योंकि इसके पास भी प्लाज्मिड आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का। अब जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का दूसरी बैक्टीरियल सेल में जाने से फायदा क्या होता है ये आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ के आए हैं। जो प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स उसके पास होते हैं और अगर एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट है तो वो दूसरी बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बना देता है। इस तरह से वेरिएशंस इंड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जीनोमिक टॉलरेंस भी कई बार एक प्लाज्मिड के अंदर होती है। जीनोमिक टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनका इफेक्ट बैक्टीरिया के ऊपर ना पड़े अगर उसके पास इस तरह के जीन्स हैं तो। जैसे कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जिनके रेसिस्टेंट जीन्स एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास हैं और वो जीन्स वो दूसरे बैक्टीरिया को प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से जो मेटिंग का प्रोसेस है F पॉजिटिव और F नेगेटिव सेल में वो कंप्लीट हो जाता है और कॉन्जुगेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम रोलिंग सर्किल और थीटा मॉडल ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को समझते हैं क्योंकि अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा और कहीं आपके सामने आ जाता है रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन या थीटा मॉडल ऑफ बैक्टीरियल रेप्लिकेशन तो आपका डब्बा गोल हो जाएगा। तो हम इन दोनों को समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है, इनके अंदर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। रोलिंग सर्किल मेथड में हम ये देखते हैं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है और डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसका एक स्ट्रैंड और हम बना लेते हैं, ये इसका दूसरे वाला स्ट्रैंड है। तो सर्कुलर डीएनए है एक बैक्टीरिया का, ये प्लाज्मिड भी हो सकता है या इसका क्रोमोसोम भी हो सकता है, हमें मतलब है इसके रेप्लिकेशन से। अब जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है तो इसके अंदर जो सब बाहर वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पर इसके अंदर एक निक जनरेट हो जाता है। निक का मतलब एक छोटा सा कट यहाँ पर लग जाता है। जो दूसरे वाला स्ट्रैंड है वो एज इट इज रहता है और इसके अंदर यहाँ पर एक ये कट जनरेट हो जाता है जब ये रेप्लिकेशन करता है। तो पहला स्टेप होता है इसके अंदर निक की जनरेशन हो जाती है। अब जहाँ पर निक इसका जनरेट निक इसके अंदर बन जाता है वहाँ पर से ये जो स्ट्रैंड होता है ये थोड़ा सा खुलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जिस तरह से एक सर्किल रोल हो रहा होता है इसी तरह से ये यहाँ पर जहाँ पर निक लग गया है वहाँ से ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये खुलना शुरू हो जाता है। अब ये जो डायरेक्शन होती है इसकी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है और जो ये स्ट्रैंड यहाँ पर खुल गया है जहाँ पर से इसमें निक जनरेट हो गया है यहाँ पर से एक दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो आगे के स्टेप में ये होता है, ये दूसरा स्टेप हो गया। निक जनरेट होने के बाद में जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये खुल जाता है और इसके कंप्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ता रहता है और जो ये बाहर वाला स्ट्रैंड होता है इसके कंप्लीमेंट्री एक डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। यानी कि ये जो अंदर वाला सर्कुलर डीएनए है ये वाला स्ट्रैंड ऐसा ही रहता है और ये जो बाहर वाला स्ट्रैंड था ये इस तरह से पूरा का पूरा ओपन हो जाता है।
और पूरा पूरा ओपन होने के बाद में इसके कंप्लीमेंट्री एक डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाता है। जैसे ये कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, ये यहाँ पर आकर के रोल हो जाता है, ये वाला स्ट्रैंड जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, और जो रेड वाला स्ट्रैंड है ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, यानी कि ये फिर से सर्कुलर बन जाता है लाइक दिस। अब यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल था ये अपनी पहली पोजीशन में आ चुका है, और जो नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ ये यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। अब इसके बाद में अगला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये अभी सिंगल स्ट्रैंड है, ये अपने कंप्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। इस तरह से डीएनए की दो कॉपी बन जाती है, एक कॉपी ये और दूसरी कॉपी ये वाली। ये जो मेथड होता है रेप्लिकेशन का, इसको रोलिंग सर्किल मेथड कहते हैं। अब आप एक इमेज की हेल्प से इसको देखिए, यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसमें एक निक जनरेट हुआ यानी कि कट लग गया। कट लगेगा कैसे और कैसे ये सिंथेसाइज होगा, क्या पूरा प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, वो आप पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो आएगा 12th क्लास में। यहाँ पर आपको इतना समझना है कि यहाँ पर एक कट लगा, कट लगने के बाद में ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाता है और इसके कंप्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना स्टार्ट होता है। ये खुलता रहता है और इसके कंप्लीमेंट्री दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता रहता है, और जैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, पहले वाला जो स्ट्रैंड होता है वो अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रैंड के साथ चला जाता है, और जो दूसरा नया सिंगल स्ट्रैंड बना है वो अपने जैसे दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर लेता है। ये डीएनए की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होती है कि वो अपने कंप्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड के साथ एसोसिएट हो जाता है, यानी कि सेल के अंदर जितना भी डीएनए होता है उसका एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ा रहता है बॉन्ड्स की हेल्प से। इस प्रॉपर्टी को डीएनए की कंप्लीमेंटरिटी कहते हैं, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाता है, और अगर एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है तो दूसरा स्ट्रैंड अपने कंप्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज भी कर लेता है। तो जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन मेथड। इसी मेथड की हेल्प से प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा थीटा मॉडल भी होता है। थीटा मॉडल को थोड़ा सा हम स्पीड से समझ लेते हैं। थीटा मॉडल जो होता है रेप्लिकेशन का, इसके अंदर जब डीएनए सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसकी स्ट्रक्चर जो अल्फाबेटिक लेटर होता है थीटा उसके जैसा दिखाई देती है, इसीलिए इसको थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो डीएनए का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है इसके अंदर सबसे ऊपर यहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी यहाँ से डीएनए का स्ट्रैंड रेप्लिकेट करना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो ग्रे कलर का है ये पहले वाला डीएनए है। यहाँ पर एक बबल जैसी स्ट्रक्चर बनी ये वाली, और इस बबल वाली स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। रोलिंग सर्किल मेथड में पहले एक डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, बाद में वो अपने कंप्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड को बनाता है। लेकिन जो थीटा मॉडल है रेप्लिकेशन का, इसके अंदर दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक साथ सिंथेसाइज होते हैं और यहाँ पर दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ग्रे कलर के स्ट्रैंड है, इन दोनों के कंप्लीमेंट्री एक एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है। इस ग्रे के कंप्लीमेंट्री यहाँ पर रेड कलर का डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है और इस वाले के साथ भी एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास डीएनए की या जेनेटिक मटेरियल की दो कॉपीज आ जाती हैं, और ये दो कॉपीज रेप्लिकेशन के बाद में अपनी रेस्पेक्टिव सेल्स के अंदर चली जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों मॉडल्स हो गए हमने जो पढ़ लिए हैं रेप्लिकेशन के। अभी तक हमने कॉन्जुगेशन का एक बेसिक मेथड पढ़ लिया है। इसके अलावा जो कॉन्जुगेशन का अगला टाइप होता है उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन या HFR कॉन्जुगेशन। अब हम पढ़ते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन के बारे में। ये आपको पहले से ही पता है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो कभी कभी जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, और इस तरह से प्लाज्मिड जब क्रोमोसोमल डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उसको एपिसोम कहते हैं। अब जो एपिसोम होता है इसके अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन ये करता है वो क्या होता है अभी हम वो समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए हम हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बैक्टीरिया की सेल है और ये इस बैक्टीरिया की सेल का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। इसके अलावा इसके पास एक और सर्कुलर डीएनए है। दिस डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अब जो ये प्लाज्मिड है ये इंडिपेंडेंट है इस क्रोमोसोम से, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये जो प्लाज्मिड है यहां पर ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है हम उसको बोलते हैं एपिसोम। अब हम देखते हैं एपिसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमारी बैक्टीरियल सेल है और ये क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का।
इसके साथ में यहाँ पर एसोसिएट हो गया है प्लाज्मिड, जिसको हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है, इसका जो ये सर्कुलर था, सर्कुलर फॉर्म में ये था, इसका सर्कुलर जो फॉर्म होते हैं उसमें निक जनरेट हो जाता है और ये जाकर के सीधा क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट हो जाता है या न्यूक्लियोइड के साथ एसोसिएट हो जाता है। अब न्यूक्लियोइड के साथ जब ये एसोसिएट हो जाता है तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बोलते हैं एपिसोम। यहाँ पर हमें पढ़ना है हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो ये प्लाज्मिड है ये अपने आप को रेप्लिकेट करके दूसरी सेल के अंदर भेज देता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये प्लाज्मिड एसोसिएट हो गया है क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में, अब ये कुछ अलग काम करने वाला है, ये कुछ अलग कहानी यहाँ पर रचेगा। सबसे पहले ये वही अपना जाना पहचाना काम करता है। इसके पास यहाँ पर एक जीन होता है जो पाइलस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और ये यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको पाइलस या सेक्स पाइलस कहते हैं वो बना देता है। सेक्स पाइलस की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है वो बड़ी आसानी से दूसरी बैक्टीरियल सेल में या रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर हम एक रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है। अब ये जो यहाँ पर प्लाज्मिड एसोसिएट हो गया है ये यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और इस पूरे के पूरे सर्कुलर डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है यहाँ पर वही सेम रहती है। रोलिंग सर्किल मेथड जो रेप्लिकेशन का होता है वही मेथड यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है और यहाँ पर एक कॉपी डीएनए की बन जाती है। अब जो दूसरी कॉपी डीएनए की बनती है इसके अंदर जो प्लाज्मिड था वो भी होता है, ये प्लाज्मिड वाली कॉपी हो गई, और इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम था वो भी होता है। ये हो गया बैक्टीरिया का क्रोमोसोम। इस तरह से यहां पर दो कॉपीज हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की या डीएनए की। ये पहला हो गया और ये दूसरी कॉपी हो गई। ये जो पहली कॉपी है इसके अंदर प्लाज्मिड एसोसिएटेड है न्यूक्लियोइड के साथ में और यहां पर ये इसी की कॉपी इसने बना दी है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन है जिसको हम HFR कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, इसके अंदर होता यह है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी दूसरी कॉपी बनी है जिसके अंदर प्लाज्मिड के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी मौजूद है, ये ट्रांसफर होता है दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब क्योंकि ये जो बैक्टीरियल सेल है इसको हम F पॉजिटिव बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं F नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या जो जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई है क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसको हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन इसी वजह से कहा जाता है। और जो ये सेल F पॉजिटिव सेल जो हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन करा रही है इसको HFR सेल भी बोला जाता है। यानी कि ये जो सेल है बैक्टीरिया की ये F पॉजिटिव सेल है या फिर इसको आप हाई फ्रीक्वेंसी सेल भी बोल सकते हैं। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी सेल क्या करेगी, ये जो जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड के साथ साथ ये ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगी पाइलस के थ्रू। अब पाइलस के थ्रू दूसरी सेल के अंदर जिसके पास पहले से ही अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अब इसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है, बस एक ही यहाँ पर कैच है जिसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होता है तो जो प्लाज्मिड वाला पार्ट है बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा ही दूसरी सेल के अंदर जाता है। यानी कि ये यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा प्लाज्मिड इसके अंदर गया और ट्रांसफर रुक जाता है। यानी कि ये जो सेल है यहाँ पर इतने वाला पोर्शन जो हमने यहाँ पर प्लाज्मिड का बनाया हुआ है दूसरी सेल के अंदर बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन प्लाज्मिड का पहुंचता है। ये हम इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन यहाँ पर प्लाज्मिड का जाता है इस तरह से। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन है इसमें ज्यादा से ज्यादा जो अमाउंट है डीएनए की ट्रांसफर हो रही है एक बैक्टीरियल सेल के, ना कि प्लाज्मिड की। इसी वजह से इसको हाई फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और यहाँ पर इसी वजह से जो F नेगेटिव सेल है ये F पॉजिटिव सेल में नहीं बदलती है क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मिड का बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन ट्रांसफर हुआ है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन में। इमेज की हेल्प से आपने हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन को समझ लिया है। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर यह बताया गया कि F पॉजिटिव जो प्लाज्मिड है वो सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन करता है। F प्लस और F माइनस सेल के अंदर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है। इस इमेज में भी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ यहाँ पर एसोसिएट हो गया है। ये जो F नेगेटिव रेसिपिएंट है इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मिड इसके पास नहीं है। अब क्योंकि प्लाज्मिड यहाँ पर से रेप्लिकेट करके ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है और दूसरी सेल के अंदर
यहाँ पर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन प्लाज्मिड का जाता है, इसलिए ये जो दूसरी सेल होती है ये F नेगेटिव ही रहती है, F पॉजिटिव सेल में ये कन्वर्ट नहीं होती है। इस तरह का जो कॉन्जुगेशन होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया का, बहुत ही थोड़ा सा प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। तो अभी तक आपने कॉन्जुगेशन समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूं। कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा कि एक बैक्टीरिया की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं F पॉजिटिव सेल, इसके पास प्लाज्मिड होता है। दूसरी बैक्टीरिया की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं F नेगेटिव सेल, इसके पास प्लाज्मिड नहीं होता है। जो प्लाज्मिड होता है वो कंट्रोल करता है सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन को, वो सेक्स पाइलस बना देता है और दूसरी सेल से कॉन्टैक्ट बना लेता है। अब कॉन्टैक्ट बनाने के बाद में अपने आप को रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट करने के बाद में प्लाज्मिड खुद की एक कॉपी बना करके दूसरी सेल में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह का ये जो मेथड होता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर का, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन की एक थोड़ी सी एडवांस टाइप भी होती है जिसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन में प्लाज्मिड अपने आप को क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जोड़ देता है और उसी के साथ अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। इस तरह से जो कॉपी बनती है वो क्रोमोसोमल डीएनए की भी बनती है और प्लाज्मिड की भी बन जाती है, और प्लाज्मिड अपने आप को दूसरी सेल में ट्रांसफर करता है। लेकिन ट्रांसफर में थोड़ी सी चूक रह जाती है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है और प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। प्लाज्मिड कम ट्रांसफर हो रहा है और ज्यादा कंटेंट यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। इसी वजह से इस टाइप का जो कॉन्जुगेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड बैक्टीरिया के अंदर जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। अभी तक हमने आज के वीडियो लेक्चर में जो जो पढ़ा हम उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो जीन्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उसको हम वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। ये होता है यूकैरियोटिक मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूडेड ह्यूमन। लेकिन जो यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, इसको HGT या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। जो ट्रांसफर का मेथड है वो सेल टू सेल होता है प्लाज्मिड के थ्रू। इस मेथड को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगर कॉन्जुगेशन के अंदर प्लाज्मिड डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाता है बैक्टीरिया के और उसके साथ में बैक्टीरियल डीएनए को ही ट्रांसफर कर देता है, तब हम इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्जुगेशन को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो जो चीजें पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मैं उसका 100% श्योर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।